वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों 30 दिसंबर 1999 को लाहौर पुलिस के पास से एक खत मौसूल होता है। उस खत में लिखा होता है कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और उनकी बॉडीज़ को मैंने ऐसा कर दिया है कि वो आपको मिल नहीं सकती। उसने ना सिर्फ उन बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया था बल्कि उनको उस हद तक उसने एसिड में डाल रखा कि वो लिक्विड में तब्दील हो गई। पुलिस जावेद इकबाल को पकड़ती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो जावेद इकबाल को ये समझ के छोड़ देती है कि शायद इसने कोई हमारे साथ घिनौना मजाक किया है, क्योंकि पुलिस के पास 100 बच्चों की गुमशुदगी का कोई सबूत नहीं था। ना पुलिस के पास कोई FIR थी, ना किसी ने कोई रिपोर्ट की थी कि शहर से एकदम से 100 बच्चे गुम हो गए। पर आखिर 100 बच्चे कौन थे कि जिनकी रिपोर्ट पुलिस वालों को दर्ज नहीं हुई। पुलिस ने जावेद इकबाल को छोड़ दिया और उससे अगले ही दिन जावेद इकबाल ने रोजनामा जंग के एडिटर जमील चिश्ती साहब को वो खत भेजा और उसमें 100 बच्चों की तस्वीरें ही भेजी। जमील चिश्ती साहब ने इस खत को सीरियस लिया और तहकीक करने के लिए जावेद इकबाल घर पहुंच गए, क्योंकि घर का एड्रेस खत में मौजूद था। पड़ोसी की मदद से उन्होंने घर को खोला और उसके बाद घर के मुख्तलिफ हिस्से में छानबीन करना शुरू हो गई और अचानक उनकी नज़र एक बोरी पे पड़ी जिस पे लिखा था 100 बच्चों के बूट, और साथ ही दूसरी बोरी पड़ी थी जिस पे लिखा था 100 बच्चों के कपड़े। जब उन्होंने वो बोरियां खोली तो उसके अंदर वाकई ही कपड़े और जूते पड़े हुए थे। ये बोरियां देखकर जमील चिश्ती साहब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उसके बाद उनकी नज़र स्टोर रूम में पड़ी। जैसे ही वो स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुई तो उन्हें एक बहुत गंदी सी स्मेल आई और स्टोर रूम में सिर्फ एक ड्रम पड़ा हुआ था। जैसे उन्होंने उस ड्रम को पकड़ा तो उनका हाथ किसी एसिड से जल गया। जी हाँ, जावेद इकबाल बच्चों को मारकर उनकी लाशें उस एसिड में डाल दिया करता था। जमील चिश्ती साहब के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि क्या कोई इंसान इस हद तक जा सकता है कि दरिंदे भी उसे शर्मा जाएं? क्या वो नफसियाती मरीज है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए जमील चिश्ती साहब ने जावेद इकबाल की पिछली जिंदगी के बारे में जानना शुरू किया। जमील चिश्ती साहब ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उस रिपोर्ट में सब लिखा था कि जावेद इकबाल बचपन से ही एक जिद्दी और अड़ियल किस्म का इंसान था। वो अपनी बात जिद करके मनवा लेता था, चाहे वो बात जायज़ हो या नाजायज़ हो। और जावेद इकबाल के बाप की शाद बाग में लोहे के पाइपों की एक फैक्ट्री थी जहाँ पे अक्सर गरीब घराने के लड़कों को काम के लिए रखा जाता था। गरीब घराने के लड़के या बच्चे मजदूरी के लिए उस कारखाने में काम करने के लिए आते थे। जावेद इकबाल अक्सर गरीब घर के बच्चों को मजदूरी देने के लिए अपनी फैक्ट्री में ले आता और उन्हें बहुत लाड और प्यार से रखता। उन्हें नए कपड़े और जूते ले देता और उनको दिहाड़ी भी डबल देता और फिर उनके साथ बदफेली करता था। 1998 में जावेद इकबाल पर बच्चों के साथ बदफेली का इल्ज़ाम लगा और ये मामला इतना संगीन हो गया कि पुलिस तक रिपोर्ट चली गई और पुलिस जावेद इकबाल घर छापा मारने आई और उसके बाप और भाई को गिरफ्तार करके ले गई। बाद अज़ां इसके वालिद ने और इसके भाई ने इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन को बीच में डालकर यह मामला रफा दफा करवाया, लेकिन साथ ही इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन ने जावेद इकबाल से एक हल्फनामे पर साइन करवाया कि वो कभी भी शाद बाग में कदम नहीं रखेगा। ये जावेद इकबाल की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। जावेद इकबाल ने शाद बाग को छोड़ दिया। जावेद इकबाल ने सुधरने के बजाय इस काम को जारी रखने का फैसला किया। अब वो रावी रोड पर रहने लगा और एक बार एक मालशी को अपने कमरे में उसने बुलाया। उसने जबरन मालशी के साथ जाती की और उसके साथ बदफेली करके सो गया। मालशी ने जब देखा कि जावेद इकबाल सो चुका है तो उसने उसी की बंदूक उठाकर उसके सर पे दे मारी और जावेद इकबाल को काफी ज्यादा जख्मी करके वहां से भाग गया। जावेद इकबाल इस हद तक जख्मी हो चुका था कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वो बहुत तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। जावेद इकबाल की माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उस दुनिया से चली गई। जब जावेद इकबाल को होश आया और उसे पता लगा कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि जैसे मेरी माँ रोते रोते मरी है ऐसे ही मैं 100 बच्चों की माओं को रुला उला के मारूंगा। बस उसके बाद से जावेद इकबाल जब भी अपने रूम से बाहर निकलता तो किसी मांगने वाले को या किसी गरीब घर के बच्चे जो किसी दुकान पर या किसी होटल पर काम करते हैं उनको अपने घर लेके आता और उनके साथ बदफेली करता और फिर उनको मार देता। जावेद इकबाल का बदफेली करने के बाद तरीकाकार यह था कि वो बच्चों से बदफेली करके उनको टीवी लगा देता था। बच्चे टीवी देखते थे तो वो पीछे से आके जंजीर से उनका गला घोंट देता था और फिर उनकी लाश को एसिड में डाल देता था। पर जावेद इकबाल ने ये कत्ल 100 दिनों में नहीं किए थे। जावेद इकबाल पहले अपना टारगेट देखता था, उस बच्चे से पूछता था कि क्या तुम्हारे घर बार में कोई है? जब वो बच्चा कहता कि नहीं मेरे घर बार में कोई भी नहीं है, मैं लावारिस हूँ, तो उसे अपने घर ले आता, उसे खिलाता पिलाता, नए जूते कपड़े ले देता और फिर उसके साथ बदफेली करके उसको कत्ल कर देता और उनकी पिक्चर बना के सेव कर लेता था। शुरू में जावेद इकबाल ने एसिड में बॉडी डाल के बॉडी डिस्पोज की और उसको फ्लश कर दिया और चंद दिन बाद ही गटर बंद हो गया। तो इलाके के लोगों ने कहा कि जावेद इकबाल तुम ऐसा क्या काम करते हो कि हमारा गटर आए दिन बंद हो जाता है। उस दिन के बाद से जावेद इकबाल ने कभी भी एसिड में जो बकाया जात थे बच्चों के कभी भी उन्हें फ्लश नहीं किया। उन्हें रावी के पुल के नीचे दरिया में फेंक देता और जब उसने 100 बच्चों को कत्ल कर दिया तो उसने अपने खत में सब बयान करके जमील चिश्ती साहब को लिख दिया था। अब पुलिस ने जब जावेद इकबाल को पकड़ा तो उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया, पर जावेद इकबाल के साथ उसका एक साथी भी इस काम में शामिल था जिसका नाम साजिद अहमद था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया, पर पुलिस के पास अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं था
कि 100 बच्चों में से क्या कोई एक भी जिंदा नहीं बच सका कि जो जावेद इकबाल के खिलाफ गवाही दे सके। जबकि जावेद इकबाल के खिलाफ सारे सबूत ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद लाहौर के आसपास के गांव में उनको एक बच्चा मिला जिसने बताया कि मुझे 2 कूड़ा चुनने वाले बच्चे लेके गए थे जावेद इकबाल के पास। उन्होंने कहा था हमारे साथ आओ, हमारा उस्ताद है, ये आपको काम भी देगा और आपको बहुत अच्छे पैसे भी देगा। मैं होटल पे काम कर रहा था और मेरी दिहाड़ी कम थी और मैं साथ चला गया, और जैसे वो मेरे साथ बदफेली करने लगा मैंने वॉशरूम करने का बहाना किया और मैं वहाँ से भाग गया और भाग के अपने घर आ गया। अब तो मुझे वो गली भी याद नहीं कि जहाँ मुझे बच्चे लेके गए थे। और अदालत ने जावेद इकबाल को फांसी की सज़ा सुनाई और साथ ही ये हुक्म भी किया कि उसको फांसी दे के इसके 100 टुकड़े किए जाएं और उन 100 टुकड़ों को एसिड में डाल के इसकी लाश को फ्लश कर दिया जाए। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स की कंपनियों ने इस फैसले के खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। उनका कहना था कि जावेद इकबाल ने तो ऐसा किया, पर क्या कानून भी ऐसा कर सकता है? और कानून के ऐसा करने के बाद क्या गारंटी है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को ऐसी सज़ा नहीं देगा? पर अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा। पर 9 अक्टूबर 2001 को पुलिस को जावेद इकबाल और उसके दोस्त साजिद अहमद की लाश जेल से फंदे पर लटकी हुई मिली। पुलिस रिपोर्ट में ये लिखा था कि इन दोनों ने सुसाइड कर ली थी, जबकि उनकी पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट आई थी कि उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा पिटाया गया था, यहाँ तक उनके जिस्म की कई हड्डियाँ टूटी हुई थी। पर अगर जावेद इकबाल को फांसी मिल जाती और सरेआम फांसी मिलती मीनार पाकिस्तान पे, तो शायद कसूर जैसे वाक़यात ना होते और ज़ैनब जैसे वाक़यात इस मुल्क में रोनमा ना होते। आज भी जावेद इकबाल जैसे बहुत से लोग हमारे मुल्क में हैं। ऐसे दरिंदे हर एक शहर गली मोहल्ले में पाए जाते हैं। लिहाजा अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखिए और जावेद इकबाल जैसे ही कोई इंसान नजर आए तो फ़ौरन उसको रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।